उत्तराखंड की यात्रा के दौरान मैं नैनीताल के जिस होटल में रुकी थी, उस होटल से वापसी वाले दिन सीढ़ियों से उतरते समय एक सन्यासी जैसी वेशभूषा वाला व्यक्ति मुझे दिखा। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि क्षमा कीजिएगा, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? सन्यासी से दिखने वाले उस व्यक्ति ने उड़ती हुई सी नज़र मुझ पर डाली और बोला, राजेंद्र स्वामी। मेरे अगले प्रश्न की प्रतीक्षा किए बगैर वो तेजी से होटल के बाहर निकल गया। न जाने उसका व्यक्तित्व कुछ पहचाना हुआ सा क्यों लग रहा था। मेरे विचार उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ देखा था मैंने उसे? स्मृतियाँ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थीं। ट्रेन में बैठने के बाद भी मैं अपने विचारों पर जोर डालती रही कि वो मुझे क्यों देखा हुआ सा लग रहा था। यही सोचते सोचते मैं अपने बर्थ पर लेट गई और न जाने कब नींद की आगोश में समा गई। रात के 3 बजे अचानक मेरी नींद खुली। प्यास के कारण गला सूख रहा था। मैंने उठकर खूब सारा पानी पिया। फिर तो नींद खुलनी ही थी। अब नींद आँखों से कोसों दूर थी, लेकिन विस्मृतियों के बादल अब छट चुके थे। मन अतीत में जा चुका था। कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रतिदिन आकर बैठने वाला राजिंदर और प्रीति नाम का जोड़ा, जिसे कॉलेज के लड़के लड़कियां तोता मैना की जोड़ी के नाम से जानते थे, दुनिया के तानों से बेखबर अपनी दुनिया में खोए रहने वाले राजिंदर और प्रीति के अलग होने की कल्पना न उन दोनों ने कभी की होगी, न उस कॉलेज में पढ़ने वाले और उन दोनों को जानने वाले लोगों ने। विचारों ने फिर करवट ली और मैंने सोचा कि वो सन्यासी मुझे राजिंदर जैसी चाल ढाल और चेहरे वाला क्यों लग रहा था। यदि वो राजिंदर ही था तो फिर प्रीति कहाँ गई? विचारों के उलझन के कारण नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। लेकिन उसने तो अपना नाम राजेंद्र स्वामी बताया था। फिर मैं तो किसी राजेंद्र स्वामी को जानती भी नहीं, तो क्यों मेरा मन उस राजेंद्र स्वामी के व्यक्तित्व की जांच पड़ताल करने पर उतारू था। कहीं कोई बात तो अवश्य थी जो मुझे अंदर से आंदोलित किए हुए थी। भोर होने लगी थी। इन्हीं विचारों के जंगलों में भटकती मैं उठकर बैठ गई। तभी मेरी नज़र नीचे के बर्थ पर सो रहे सज्जन पर पड़ी तो मैं चौंक गई। अरे, ये तो वही सन्यासी है जो होटल से निकलते समय मिला था। मैं उससे बात करने का अवसर ढूंढने लगी, लेकिन वो बेसुध गहरी नींद में सोया हुआ था। 1 घंटे बेसब्री से प्रतीक्षा के बाद मैंने देखा कि वो उठकर बैठ गया है। शायद उसका स्टेशन आने वाला था। मैं जल्दी से ऊपरी बर्थ से उतरकर नीचे वाली बर्थ पर बैठ गई, जिस पर वो भी बैठा हुआ था। मैंने बातचीत करने की गरज से पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ से की है? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, आपको ये सब क्यों जानना है? मैंने उत्सुकता दिखाते हुए कहा, मुझे आप पहचाने हुए से क्यों लग रहे हैं? इस बार चौंकने की बारी उसकी थी। उसने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे जानती हैं? मैंने फिर बिना देर किए पूछ लिया, तो क्या आप किसी प्रीति सिंह नाम की शख्सियत को जानते हैं? आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरते हुए उसने कहा, वैसे आपकी तारीफ़? मैंने हंसकर कहा, मैं एक लेखिका हूँ और समाज की सड़ी गली परंपराओं के बोझ तले दबकर जिनका जीवन घुटकर दम तोड़ रहा है, उनके जीवन की घटनाओं को कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अब राजेंद्र स्वामी सहज हो चुके थे। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राजेंद्र रखा था, लेकिन कॉलेज के लोग मुझे राजेंद्र नाम से ही जानते थे। प्रीति मेरे जीवन का केंद्र थी। हम दोनों ने साथ मिलकर भविष्य के सुनहरे सपने बुने थे, लेकिन प्रीति के परिवार वालों ने उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती उसकी शादी एक पैसे वाले व्यापारी से कर दी। तर्क ये था कि जिस लड़के के पीछे तू पागल है, वो सिर्फ तुझे खाना कपड़ा ही दे सकता है। बिजनेसमैन से शादी करेगी तो रानी बनकर रहेगी। वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। मुझे रोकने के लिए मुझ पर उनकी पुत्री को बरगलाने का आरोप लगाकर पुलिस केस कर दिया गया।
उसकी शादी वाले दिन मैं पहुंच न जाऊं, इसके बंदोबस्त में उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे खिलाकर मुझे रात भर के लिए जेल में डलवा दिया और अपनी बेटी को ज़बरदस्ती एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जिसे वो जानती तक नहीं थी। फिर थोड़ा रुककर राजेंद्र ने बोलना शुरू किया। प्रीति अगर अपने वैवाहिक जीवन से खुश रहती तो मैं इस समाज को माफ़ कर सकता था, लेकिन वो खुश नहीं है, बस जीवन को ढो रही है, अपने ऊपर थोपे गए रीति रिवाजों को किसी तरह निभा रही है। मुझे अपने लिए नहीं, उसके लिए बहुत दुख होता है कि आज़ाद देश में रहकर भी लोग अपने जीवन में क्या पढ़ना है, क्या बनना है, किसके साथ रहना है जैसे महत्वपूर्ण चुनाव स्वयं क्यों नहीं कर सकते। बच्चे माता पिता के माध्यम से संसार में आते हैं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि उन्हें माता पिता अपनी मिल्कियत मान लें। वे उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, जीवन दृष्टि विकसित करें, लेकिन उन्हें चुनाव करने का हक भी तो दें, क्योंकि पीढ़ियों से अपनी मर्जी थोपने की परंपरा चली आ रही है। उन्हें खुलकर जीने की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए लोग परंपरा के नाम पे अपना बदला अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैंने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि प्रीति खुश नहीं है? तब राजेंद्र ने कहा, छोड़िए, जाने दीजिए इस बात को। जिस समस्या का समाधान ही ना हो तो उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना नियति बन जाती है। मैंने कहा, यह तो जीवन से हार मानने जैसी बात हो गई। यदि हम लोग अपने अपने जीवन के युद्ध स्वयं ही हार गए तो देश और समाज की दिशा और दशा बदलने की जिम्मेदारी कौन लेगा? राजेंद्र मेरे तर्कों के आगे समर्पण करता हुआ बोला, एक बार मिली थी वो मुझे, तब मेरे साथ उसने 1 घंटा बैठकर बातें की। उस दिन भी उसकी आंखें डबडबा गई थीं मुझसे विदा होते समय। उसकी डबडबाई आंखें मेरा आज भी पीछा कर रही हैं। मैंने व्यग्रता से पूछा, प्रीति से आपकी क्या बात हुई? राजेंद्र ने कहा कि उसका पति शराबी और अय्याश किस्म का है। लोगों के सामने पत्नी को बेशकीमती गहनों से लादकर एक शोपीस की तरह पेश करता है। भावनाओं से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्रेम शून्य जीवन में महंगे जेवर और ब्रांडेड कपड़ों से सजी धजी प्रीति यांत्रिक जीवन जी रही है। जाते जाते मुझसे कहेगी कि समझ नहीं आता कि जी क्यों रही हूँ, और मरूँ भी तो किसके लिए, क्योंकि मैं मरूँगी तो एक दूसरी प्रीति को इसी यांत्रिक जीवन में फिर से घसीट कर लाया जाएगा। मैं एक और जीवन बर्बाद करने का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। तुम शादी मत करना, अपना जीवन अपनी मर्जी से जीना। प्रेम रहित वैवाहिक जीवन एक कैद है जिसमें जीते जी मुक्ति संभव ही नहीं। इतना कहकर वो चली गई। अब राजेंद्र स्वामी भी चुप हो गए थे। स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के पहिए थम चुके थे। राजेंद्र स्वामी चुपचाप उठकर ट्रेन से उतर गए। ट्रेन ने फिर से धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया था और मैं अपने मन में कुछ अनुत्तरित प्रश्न लिए खिड़की के बाहर देखने लगी।